हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने सेक्शन बी डिस्कस किया था 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन जो कि सेट 3 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सेट 3 में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पूछे गए थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक के क्वेश्चंस हैं और इनको जो है हम लोग सॉल्व करने का एक एक बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे। और चूँकि सेक्शन सी में मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे होंगे या देखेंगे आने वाले समय में कि ये मैंने जो भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड कर रखा है वो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी आप लोग का जो भ्रम रहता है उस भ्रम को भी मैं दूर करूँगा, है ना। एक एक पन्ना आपको खोल कर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के कहाँ से पूछे गए थे, किस पेज नंबर से पूछे गए थे, ताकि आप लोग का ये जो मिथ है ना कि सर एनसीईआरटी जो आप लोग करते रहते हैं, शायद आपका भ्रम टूट जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग आराम से देखिए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियोज़ को पॉज कर कर खुद से सॉल्व करने का, ठीक है ना, कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर तो मैं तो सॉल्व करूँगा ही आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग इत्मीनान रखें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाला होगा, कैंडिडेट वाकई में, तो वो मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और सीरियस वे में लेगा, ठीक है। तो आइए, जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। आप लोग तब तक बोर्ड पे क्वेश्चन देखें, तब तक मैं कैमरा देख लेता हूँ। आइए स्टूडेंट, सब कुछ ओके है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। मैंने बहुत सारे पूरे के पूरे किताब को मैंने करवा रखा है हर टाइप का क्वेश्चन। तो जिस लड़के या लड़कियों ने अभी तक मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो नहीं देखा होगा, तो आप लोग से है ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएँ उस प्लेलिस्ट को खंगालें, ठीक है ना। और एक एक कर कर प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर में जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ते चलें। आइए, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखना है हमको सर कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। और फिर देखिए नीचे में एक और चीज़ दिया हुआ है कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। इसका मतलब पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यूज़ आएगा ना आप इस वैल्यूज़ में पुट कर देंगे, तो आपका है ना वैल्यू निकल आएगा इस एक्सप्रेशन का। कोई बात नहीं, आइए सबसे पहले मेरे साथ आप सॉल्यूशन करें, ठीक है ना। आज मैंने बोर्ड को भी पूरा बड़ा रखा है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्शन सी है, फिर आगे चलकर मैं सेक्शन डी डिस्कस करूँगा, उसके लिए स्पेस काफ़ी चाहिए होगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखिए जो आपके पास है। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन है फ़िलहाल के लिए 2/x + 3/y = 11। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना। और 5/x - 4/y इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन माना। अब स्कूल के टीचर कैसे बताते हैं दोस्तों कि 1/x को u मानिए, 1/y को v मानिए, और तब जो है आप u और v की वैल्यू निकालें। जब अगर आपकी वैल्यूज़ एक बार u और v की निकल जाती है ना, तो फिर आप x में इक्वेशन निकालें और तब फिर x और y को सॉल्व करें, ठीक है ना। तब जाके आपको x और y की वैल्यू निकलेगी। तो इतना लंबा प्रोसेस हम लोग को नहीं अपनाना है। जैसा कि मैंने पूरे लीनियर इक्वेशन में आपको यही बता रखा है कि आपको u v ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे मेथड हैं x और y को सॉल्व करने का। सबसे पहले था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर था आपका एलिमिनेशन मेथड, फिर था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर था ग्राफिकल मेथड। हालांकि मैंने वो बता रखा है पूरे वीडियोज़ में कि आप बस फोकस करें एलिमिनेशन मेथड को, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करिए, है ना, और उसको कैंसिल करिए, आपको दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी। उस वैल्यूज़ को आप किसी भी इक्वेशन में डालें तो आपके पहले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है 2/x + 3/y, जबकि यहाँ है 5/x - 4/y। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को खंगाला होगा और अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा, तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इसमें किसको सेम करना आसान है, x वाले को या y वाले को, तो मैक्सिमम जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो कहेंगे सर देखते के साथ कि सर y को सेम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि y जो है ना दोस्तों, उसका साइन देखिए अपोजिट है। तो अगर आप y को सेम कर देते हैं तो सिंपली आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
वो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐड करना होगा और ख़त्म कहानी। लेकिन अगर कोई लड़के x को सॉल्व करेंगे ना तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि उनको एक स्टेप और बढ़ना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग y को सेम करें। तो अगर मैं y को सेम करूँगा तो अब तो ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात आपको लिखना होगा, है ना? तो चलिए मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं सर कि y के ऊपर 4 है तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ y के ऊपर 3 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर यहाँ 4 3 जा 12 अपॉन वाई, यहाँ भी 4 3 जा 12 अपॉन वाई। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, नहीं तो काट देगा एग्जामिनर। आपको बाकायदा लिखना होगा कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 ऑन बोथ दी साइड एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड, है ना, देन वी हैव। तब उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ आपका समय बचाने के लिए। 4 2 जा 8 अपॉन एक्स, 4 3 जा 12 अपॉन वाई, और 11 4 जा होता है दोस्तों 44। ये आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। ठीक, इस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15 अपॉन एक्स माइनस 12 अपॉन वाई बराबर 7 3 जा 21। ये आ गया इक्वेशन फोर्थ। अब आप देख रहे होंगे कि सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो y से y क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ पे फिर से लिखना होगा ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, तब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 8 अपॉन एक्स, 15 अपॉन एक्स, और इधर 44 में से जब 21 जाएगा तो 4 में से 1 गया तो आप बोलेंगे 3, और 4 में से जब 2 गया तो आप बोलेंगे सर 23। अब आप देखिए एलसीएम लेंगे तो x आएगा दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा 8 + 15 बराबर 23। ध्यान से सॉल्व करेंगे तो अब आप क्या पाएंगे कि सर ऊपर में अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 अपॉन x, और ये बराबर 23। तो 23 से 23 एक बार में कैंसिल होगा, इधर भी 1 इधर भी 1। तो यहाँ आया दोस्तों 1 अपॉन एक्स बराबर 1। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालें तो आपने बोला सर x का वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट में ही डाल देते हैं वी हैव। आइए दोस्तों पहला इक्वेशन लिखते हैं सर 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई बराबर क्या है 11। पुट कीजिए तो x की जगह पे 1 डालें तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो 2 + 3 अपॉन वाई बराबर 11। तो यहाँ से इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो सर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका आ गया 3/y अपॉन ये बचा 9। तो आप कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ध्यान दीजिएगा कि अब कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो इधर 1 बचा, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग गलती भी कर देते हैं। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर 3y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी लड़के को कन्फ्यूज़न हो गया कि इस सिचुएशन में भी आके वो अगर फुल सेटिस्फैक्शन उसको नहीं है, उसको लग रहा है कि शायद हमने जो x का वैल्यू निकाला है, शायद हमने जो y का वैल्यू निकाला है, वो इट मे बी पॉसिबल दैट वट एवर आई हैव कैलकुलेटेड मे बी रॉन्ग, है ना? तो इन दैट सिचुएशन जस्ट यू हैव टू पुट द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना? इफ LHS इक्वल टू RHS satisfy, then it means you already solve the question correctly। आप बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग थोड़ा सा रफ कर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या जाता है रफ करके चेक करने में? तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, है ना? 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई, है ना? इसको सॉल्व करने पे हमको 11 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो x का वैल्यू मेरे पास 1 था, y का वैल्यू मेरे पास 1/3 था ना, तो ये 3 चला गया ऊपर। तो 2 और 3 3 जा 9 और 9 2 11, इसका मतलब RHS मिल गया। तो इसका मतलब हमने सही से सॉल्यूशन किया है। अब आप इसको यहाँ से हटाइएगा। अब देखिए दोस्तों, चूँकि गर्मी का समय आ गया है और अभी रात के वीडियो जो शूट हो रहा है दोस्तों, वो 1:45 बजे के करीब हो रहा है। तो अब आप मेरे चेहरे पे पसीना देखेंगे मेरे मेहनत का, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर वीडियोस पसंद आए, अरे आना ही चाहिए भाई, क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना, है ना? इतने मन से जो पढ़ा रहा हूँ।
अब अगर x और y की वैल्यूज़ आ गई तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, है ना, 5x। नाउ आपको वैल्यू निकालना था 5x माइनस 3y का, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू 1 डालें और y की वैल्यू यहाँ से 1/3 डालें, तो ये से कट गया, तो 5 1 जा 5 और -1, तो आंसर क्या है दोस्तों, 4 आया। तो ये था आपका, है ना, सेक्शन सी का 27वां नंबर क्वेश्चन 27, जिसकी क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास दो चॉइसेस थे, जिसमें से एक चॉइसेस मैंने आपको करा रखा है। अब यहाँ पे और में 27 में एक और चॉइस था कि आप ये तो वो बनाइए या तो इस वर्ड प्रॉब्लम को बनाइए। अगर जो लड़के मेरे प्लेलिस्ट देखे होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ मैंने एक फिक्स चार्जेस कर एक टाइप बताया था, और आप ध्यान से देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस डेटा क्या लिखा है, क्या है दोस्तों, चेंज किया है। ठीक है ना, और मैं सब अभी बताऊंगा कि ये कौन से पेज नंबर से कहाँ से पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन बस वहाँ डेटा चेंज है। तो आप देखिए, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। आपको बता रखा था कि किसी शहर का टैक्सी भाड़ा जो है वो फिक्स है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना टैक्सी से कितना किलोमीटर डिस्टेंस जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, एक इंसान 10 किलोमीटर चलता है तो उसको पेड करना पड़ता है 75 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो इंसान 15 किलोमीटर चलता है टैक्सी के द्वारा, तो उसको चार्ज करना पड़ता है 110 रुपया पेड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है ना, अब ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा लाइन बढ़ा दिया दोस्तों, ये ना आपको लाइन एनसीईआरटी में मिलेगा, ना ये लाइन आपको आरएस अग्रवाल में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम फिक्स चार्जेस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और चार्जेस पर किलोमीटर भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो हमको डिस्टेंस वो ट्रैवल करने में कितना कॉस्ट आएगा वो हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई कर कर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने बोला था कि सर फाइंड के बाद जो वर्ड आता है ना उसी को लेट करते हैं, तो मेरे साथ सॉल्यूशन करें। लेट दी फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज़ एक्स एंड रेट पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई। हमने मान लिया दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म कीजिए। सर टैक्सी का भाड़ा तो हर सिटी का फिक्स है, हाँ जी। अगर वो, है ना, 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई रुपया लेता है, तो आप चल कितना किलोमीटर रहे हैं टैक्सी से, 10 किलोमीटर, तो एक आम का दाम वाई रुपया है, तो 10 आम का दाम 10 वाई हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखना था 10 वाई, और आपको पेड कितना करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 75। दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब सेकंड केस आइए, टैक्सी चार्ज तो फिक्स है सर, अगर आप, है ना, एक आम का दाम वाई रुपया है, तो इस बार आप कितना आम ले रहे हैं, 15 आम, तो 15 वाई किलोमीटर हो गया दोस्तों। आप बात समझ रहे हैं, बस यूनिटरी मेथड। और इस समय आपको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 110 रुपया। ठीक है ना, अब आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस, लेकिन आपको बोर्ड में जो है डायरेक्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको लिखना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देन ये आप प्रोसीजर अपनाएंगे। सर एक्स से तो एक्स कट ही जाना है, यहाँ -15y में से +10y गया, तो बोलेंगे सर माइनस का 5y बचा। यहाँ 110 में से माइनस का 110 है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव की वैल्यू बढ़ी है तो आंसर नेगेटिव में। अब अगर 110 में से कोई अगर 75 घटाता है, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, तो 35। सर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल से ये 7 बार में, तो देयरफॉर यहाँ पे आ गया y का वैल्यू 7। अब पुट कर देंगे सर, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। आइए दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाए। सर x + 10y बराबर 75 रुपीज़ के था, x का वैल्यू निकालना है जबकि y का वैल्यू है, तो 10 × 7 करेंगे बराबर 75, तो यहाँ से x + 70 बराबर 75, तो देयरफॉर दोस्तों फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि सर 75 में से 70 घटेगा तो 5 बचेगा,
तो आपने क्या करना था, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। और एक्स आप माने किसको थे, तो फिक्स चार्ज को माने थे, और रेट पर किलोमीटर को क्या माने थे, वाई माने थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। तो आप बताइए सर रेट पर किलोमीटर कितना रुपया है, तो आप वाई का वैल्यू देखेंगे 7, और आप डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 35 किलोमीटर इस बार कवर कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तो चार्ज तो मेरा फिक्स था। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो लिखिए। इस इक्वेशन से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो x तो मेरा फिक्स चार्ज है, टैक्सी का भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन आप जा कितना किलोमीटर रहे हैं, 35 किलोमीटर जा रहे हैं ना दोस्तों, तो इसी का वैल्यू पूछा गया है दरअसल। तो x कितना है दोस्तों, 5 है, और 35, और y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका रुपीज़ में आंसर हो जाएगा। तो 5 5 7 35, 3 21 3 24, और जब इसको आप जोड़ देंगे ना तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, और ये कितना हो गया दोस्तों, 300 रुपया। हैंस फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर ही हैड, है ना, टू पे ₹300। तो इस सवाल का ये आंसर था फ्रेंड्स। तो जो लड़के को वो सॉल्व करना था वो सॉल्व कर सकते थे, और जो लड़के वर्ड प्रॉब्लम जानते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक मैंने दोनों, है ना, क्वेश्चन 27 नंबर का और में जो ऑप्शन था वो भी मैंने करवा रखा है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखें, है ना, और कोशिश करेंगे हम लोग इसको समझने का। देखिए दोस्तों, इससे जो पहले जो वर्ड प्रॉब्लम था ना, है ना, जो भी टैक्सी वाला क्वेश्चन था, अगर आप RS अग्रवाल निकाल कर देखें तो पेज नंबर चले जाइए, है ना, 127, और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 देखिए। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग का जो मिथ रहता है ना, सर लोग कहते हैं ना स्कूल के टीचर कि सर इज़ NCERT सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग, है ना, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हम कहेंगे नहीं सर, नहीं सफिशिएंट है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आगे चलकर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप ढूंढ के दिखाओ इसको NCERT में कहाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन मैं RS अग्रवाल में आपको बता दूंगा ये कहाँ क्वेश्चन है ना। इसलिए आप आराम से पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसी को फॉलो करिए, है ना। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं दोस्तों, है ना, उन्हीं की बात को फॉलो कीजिए, मुझे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा एक टीचर के नाते एक फ़र्ज़ बनता है सही डायरेक्शन आप लोग को बताना, और सही डायरेक्शन में आप लोग की तैयारी करवाना, ठीक है ना। कहता है क्या कि सर इन फिगर AB आपका एक डायमीटर है, बहुत अच्छी बात है सर कि डायमीटर है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O भी दिया रखा है, और AC एक कॉर्ड है। देखिए देखो दोस्तों, AC एक कॉर्ड है सच दैट, इस तरह से है कि एंगल BAC 30 डिग्री दिया हुआ है, और इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट C, अब C पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, जो AB को आगे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पे, देन शो करना है कि सर ये जो लेंथ है BC ये BD के बराबर होगा। तो सबसे पहले गिवन में हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, और आप लोग यही से ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है दोस्तों। तो गिवन में है मेरे पास अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इन विच हमको क्या दिया हुआ था दोस्तों, AOB इज़ अ डायमीटर, इन विच AOB इज़ अ डायमीटर। अच्छा सर ये तो दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, बस ये हम लोग को लिख देना है। ऑल्सो ये भी गिवन था कि एंगल BAC जो है वो 30 डिग्री का एंगल है। अच्छी बात है सर। तो प्रूव क्या करना है वो लिखिए, है ना। तो प्रूफ करना है कि BC जो होगा वो BD के बराबर होगा। अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं और इस सवाल का खात्मा करते हैं। पहले आइए वर्बली करना सीखिए मेरे साथ कि सर अगर फिगर मिला तो फिगर में ही तहलका मचा दिए, उसके बाद तो बस फिगर को देख के आपको अपना काम करना रहता है, ठीक है। एक बात बताइए, ठीक है ना, सर्कल में टोटल कितना थ्योरम है। अगर मेन थ्योरम की मैं बात करूं, मेन थ्योरम, तो आप बोलेंगे सर कि पहला थ्योरम जो था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर
इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो कि 9th में पढ़े थे। फिर आप सर सर्किल का मेन थ्योरम क्या पढ़े थे कि सर एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। फिर 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि अल्टरनेट सेगमेंट, याद रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट में जो होते हैं एंगल आपस में बराबर होते हैं। जिस लड़के का अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उससे ये सवाल कभी जीवन में नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि सर 10th में जो थ्योरम था वो क्या था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, पढ़े थे? आप बोलेंगे हाँ सर। 9th में एक और थ्योरम पढ़े थे कि सर एंगल इन अ सेमी सर्किल इज वन राइट एंगल, पढ़े थे ना? आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर। फिर और क्या पढ़े थे सर, याद कीजिए, ठीक है ना, कि सर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी, है ना, सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट, ये भी पढ़े थे आप। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ओ बी मेरा एक डायमीटर है। क्या ए ओ बी डायमीटर के दोनों इंड पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर। ए और बी दोनों इंड पॉइंट है डायमीटर का। बी से देखिए यहाँ पे सी पे बना, ए से यहाँ पे सी पे बना, तो एंगल ए सी बी कितने डिग्री का एंगल होगा? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का। रीज़न, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज वन राइट एंगल। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले मैंने इसको देखते ही कह दिया कि सर ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात। सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? तो आप पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 + 30 कितना हो गया दोस्तों? 120। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये ट्रायंगल का, ये 60 डिग्री का होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, चूँकि डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और लीनियर पेयर से आप बताइए कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा? आप बोलेंगे 120 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप 60 और 120 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। यहाँ तक तो आप पहुँच गए, ठीक है दोस्तों। अब आइए 9th का थ्योरम। देखिए ये टेंजेंट है मेरा, आप बोलेंगे हाँ सर। बी सी मेरा क्या है? ये भी तो एक कॉर्ड हुआ। अब इस टेंजेंट और कॉर्ड से जो एंगल बनता है, यह इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, वो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है दोस्तों, है ना? तो किस प्रॉपर्टी से? तो अल्टरनेट सेगमेंट से। एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो किसी टेंजेंट और कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है जो जस्ट इसके अपोजिट जो एंगल फॉर्म्ड होता है इस कॉर्ड से, इसी कॉर्ड से। इस कॉर्ड का एंड पॉइंट बी है, इस कॉर्ड का एंड पॉइंट सी से। देखिए एंगल यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है ना ए पे, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल से, ठीक है। अब सर ये 120 है, यह 130 है, और इस ट्रायंगल बी सी डी में जाते हैं तो ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। तो ये 120 + 30 150, तो बचा ये कितना दोस्तों? 30 डिग्री। अब आप जान गए कि सर ट्रायंगल बी सी डी जो है ना हमारा, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस बेस एंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल आपने कर दिया। अगर बेस एंगल इक्वल है इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर बी सी बराबर बी डी, हैंस प्रूव्ड। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? आइए अब जो काम वहाँ की है यहाँ पे फटाफट लिखेंगे। सर सबसे पहला थ्योरम जानते हैं, वी नो दैट एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज वन राइट एंगल। तो देयरफॉर यहाँ से आ जाता है ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब आप चले जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, वी है, लगाइए ट्रायंगल के प्रॉपर्टी। तो आप बोलेंगे सर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखे आप? सर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आइए सर बी ए सी 30 डिग्री दिया हुआ था, ए सी बी अभी आपने निकाला 90 डिग्री, और यहाँ से आपको निकालना था ए बी सी। तो इधर अगर आप जोड़ें तो ये आ गया 120, तो यहाँ से ए बी सी निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री दोस्तों। तो फाइनली आपका ए बी सी आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक किसी लड़का लड़की को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब लीनियर पेयर की बारी आ गई। तो नाउ अब आप क्या बोलेंगे सर कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल
है ना, डी बी सी, इसका भी सम 180 होगा नहीं दोस्तों? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी तो आप निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो यहाँ से आपको तो डी बी सी निकालना था दोस्तों। और अब अगर यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, तो सर फाइनली आप डी बी सी ये निकल के आ जाएगा, 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। नाउ ठीक है ना, आप क्या बोलेंगे सर कि एंगल बी ए सी है ना, ये बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी बराबर 30 डिग्री के। रीज़न क्या लिखेंगे सर? एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए दोस्तों, एक बात आप मेरी गारंटी ले लीजिए कि जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ ना सॉल्यूशन, आप यूट्यूब पे छान मारिए, कोई भी टीचर इस तरह से नहीं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है ना। सब सवाल को उड़ाते हुए चला है, जैसे लगता है कि बच्चे लोग बहुत जीनियस हैं, है ना, उनको सब कुछ आता है, हवा में बातें करते हैं। इस तरह से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन, रीज़न, जिस तरह से एक बोर्ड में क्वेश्चन बनाना चाहिए, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना। अगर हमारे जैसे ऑफलाइन के टीचर अगर ऑनलाइन आ रहे हैं दोस्तों ना, तो आप लोग का सबसे बड़ा जानते हैं क्या होना चाहिए? सपोर्ट, है ना। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे ना, मैं उतना ही खुल कर पढ़ाऊँगा, चाहे ये गर्मी में मैं पूरा भीग क्यों ना जाऊँ। आप बात समझ रहे हैं ना। मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे आगे लाइफ में बढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे दोस्तों तो फिर जैसा है आपका लाइफ है, आप जिए। लाइफ एक ही मिला है ना, तो अच्छे से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, एंजॉय कर कर पढ़ो। ठीक है। तो मैंने कहा सर बी सी डी हो गया 30 डिग्री। अब आप कहेंगे ऑल्सो, अब आप क्या बोलेंगे सर? इन ट्रायंगल बी सी डी चले जाइए, इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे सर तीनों एंगल का जोड़ कीजिए, तो आप बोलेंगे सर डी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी सी बराबर 180 डिग्री। रीज़न आपने फिर यही लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। सर डी बी सी तो 120 डिग्री निकाल चुके थे, बी सी डी 30 डिग्री निकल चुका था, और यहाँ से आपको फाइंड करना था बी डी सी। और अब अगर आप जोड़ेंगे तो इधर हो गया 150 प्लस बी डी सी बराबर 180, तो देयर फॉर सर बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान दीजिएगा जगह बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग यहाँ पे आएंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है सर, अब हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल है ना, कौन सा? बी सी डी। आपने क्या फाइंड कर लिया दोस्तों? आपने ये बता दिया कि सर एंगल बी डी सी जो है वो बी सी डी के बराबर है, कितना के? 30 डिग्री के। दिस मीन्स दैट, है ना, आप बोल सकते हैं डायरेक्ट अब कि बी सी जो होगा ना सर किसके बराबर होगा? बी डी के। हैंस प्रूव्ड। तो ये एक प्रॉपर, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरम जिसको याद नहीं होगा कि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, तो भाई उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए आप लोग का 10th का जो सर्किल है ना, उसमें कोई दमखम नहीं है, लेकिन अब कहेंगे सर एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ये तो 9th में पढ़ना था, लेकिन ये 10th में पूछ दिया। ठीक है, लीजिएगा आप गारंटी? नहीं ले सकते आप, ये बोर्ड है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, जो 9th में पढ़े तो क्या उसका एप्लीकेशन नहीं आया? है ना, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज़ वन राइट एंगल, 10th में पढ़ना है ना पढ़ना 10th में। तो आप बोलेंगे हाँ सर, नहीं 10th में कहाँ है? एंगल इन ए सेमी सर्किल इज़ वन राइट एंगल्स अल्टरनेट सेगमेंट, ये सब 9th में पढ़े थे। तो क्या पूछा कि नहीं पूछा? है ना, इसलिए आपको मैं जितना बोलूँ आप एकदम चुपचाप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब रहा बात सर कि आप बोल रहे थे कि ये भी क्वेश्चन RS अग्रवाल से आया हुआ है, NCERT में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाकई बोल रहा हूँ, नोट कीजिए कहाँ से ये क्वेश्चन था, मैं अभी नोट करवा देता हूँ। देखिए
एक मिनट खाली आप हम लोग को समय दें। पेज नंबर आप लोग खोलेंगे सर 448 है ना, और ये था आपका 488 है ना, 488, और क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 16 है ना। आप देखिए आप आर.एस. अग्रवाल में, ठीक है ना। अभी मैं जितना करवाऊंगा सब पे अब लिखते चलूँगा है ना। इससे पहले मैं सेक्शन ए सेक्शन बी करवाया, आप लोग खुद निकाल के ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड वाला क्या क्या आपके क्वेश्चन को आसान किया। वहाँ पे आपको प्रूफ करना था 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और क्या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, BA:80 है ना। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ AB:BD है ना, AB:BD ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, आपके आर.एस. अग्रवाल में। लेकिन देखिए आपके क्वेश्चन में बस ये पूछा गया बोर्ड में कि BC बराबर खाली BD प्रूफ करके दिखा दो। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात जो बहुत है ना फैक्ट है दोस्तों, है ना, जितने भी पटने के लड़के थे या पटना क्या अदर स्टेट के भी लड़के थे, जब उन्हें IIT या मेडिकल का तैयारी करना होता है ना, तो वो लोग कोटा भागते थे। लेकिन एक भी टीचर कोटा का है ना, क्या आज डेट में ऑनलाइन पढ़ाया पूरे लॉकडाउन में? आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? मनी मैटर्स, ठीक है ना। उन लोगों को लगता है कि अगर मैं सब कुछ अगर मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा तो उनके फिर कोटा शहर कौन आएगा दोस्तों? आप बात समझ रहे हैं ना। कोई भी ईमानदार टीचर ढंग से जो है बोर्ड पे आके ना 11th का क्लास पढ़ाया ना 12th का क्लास पढ़ाया। आप बात समझ रहे हैं ना, है ना। ये मत देखिए कि मैं जूनियर सेक्शन है 8, 9, 10th को पढ़ा तो रहा हूँ ना अच्छे से। आप बात समझिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। और यही सच्चाई, कड़वी सच्चाई है दोस्तों, है ना। जहाँ पे आपसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं लिया जा रहा है, बस अब आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को, ठीक है ना। तो लाइक करो, शेयर करो, बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, मेरा मेहनत वेस्ट नहीं जाए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आया ट्रिगो का आइडेंटिटी से, ठीक है ना। तो सर ये क्वेश्चन अगर आप मेरे ऑफलाइन बैचेस में होंगे तो ये 3 तरह का स्टैंडर्ड एंगल चलता है, ठीक है ना। एक tan का चलेगा आपका किसके साथ दोस्तों, तो tan का सेक के साथ चलता है, और cot का cosec के साथ चलता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा देखिए, मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपको, है ना। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है ना। मैं अभी ही बता दे रहा हूँ कि वो 3 गो स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और मैं सारे बच्चे को ऑफलाइन में मैं ये 3 क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं टिक भी करवा देता हूँ कि भाई देखो इस 3 क्वेश्चन को तो कम से कम अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। तो इस साल भी पूछ दिया दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा, हमेशा आएगा। देखिए वो 3 स्टैंडर्ड एंगल जो है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, एक चलता है सीरीज सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, और नीचे में आ जाएंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ठीक है दोस्तों। सेक थीटा, रुक जाइए, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, और ये बराबर राइट साइड कुछ भी दे सकता है, क्या प्रूफ करने के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी आपके किताब में तो यही लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा अदल बदल करेगा, एक तो ये चलता है स्टैंडर्ड एंगल, और तीसरा कॉट और कॉसेक में मैंने बोला था ना आपको, तो ये लिखिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, और फिर चलता है दोस्तों कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1, और ये बराबर लाना रहता है 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आप घबराए नहीं, जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं फिर से डिस्कस करूँगा। देखिए ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के काफ़ी प्रिय क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी हर साल आप देखेंगे कि इस 3 में से एक का रिपोर्टेशन ज़रूर रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सर ये तीनों क्वेश्चन क्या अलग अलग है? अगर मेरे नज़रिए से देखिएगा तो सर तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है ना। अगर सेक और tan कॉट का आता है
तो यहाँ तो इस पैटर्न में देखिए फॉर्मूला होता है, इस 1 के जगह पे, इस -1 के जगह पे, -1 है ना, इस 1 के जगह पे इसी का स्क्वायर में फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो जो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री का मेरा बेसिक देखे होंगे वो सीख गए होंगे कि सर सेक और टेन का स्क्वायर में फॉर्मूला 1 कैसे आता है। तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि कॉट और कॉसेक में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या चलता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 चलता है। माइनस में तो ये चलता है, इसलिए हम लोग 1 की जगह पे ये फार्मूला और इस फार्मूला से दोनों जगह रिप्लेस कर देते थे। लेकिन सर साइन और कॉस का तो माइनस में होता नहीं है, क्योंकि साइन तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये माइनस यहाँ नहीं होता है कि आप 1 की जगह पे ये फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला लिख देंगे ना तो फिर ये देखिए ये पैटर्न बना रहा है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी पैटर्न बना रहा है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन ये पैटर्न बना रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो साइन के केस में ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और पैटर्न क्या है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, ये सब देखिए साइन का स्क्वायर के साथ फॉर्मूला होता है, सेक का टेन के साथ स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे हैं, और कॉसेक का कॉट के साथ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जब आएगा तो आप हमेशा 1 की जगह पे ये फार्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं करवाऊँगा, घबराइए नहीं। अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है। तो सर इसको, इस क्वेश्चन को या तो इस फॉर्मेट पे लाना पड़ता है या तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे लाना पड़ता है, किसी एक फॉर्मेट पे तो लाना पड़ेगा। कोई लड़का कहेगा सर दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे हम लोग डेनोमिनेटर को, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म में या तो आप साइन से डिवाइड कर दीजिए या तो फिर आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप साइन से डिवाइड करेंगे तो इट मे भी पॉसिबल कि आपको ये पैटर्न मिलेगा, अगर आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो इट मे भी पॉसिबल कि आपको ये पैटर्न मिलेगा। तो अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है ना, और रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, और एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करना सीखिए। एक बार अगर आप सीख गए ना, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे समझेंगे। आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। सर अगर मेरे पास सॉल्यूशन करूँ ना तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या था मेरे पास क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, है ना, -1। ये मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों LHS। अब मैंने क्या कहा कि सर आप डिवाइड कीजिए, ऑन डिवाइडिंग each term by cos theta in both numerator and denominator। हमने सर cos थीटा से न्यूमरेटर के सारे टर्म को डिवाइड कर देना है और cos थीटा से सर डिनोमिनेटर के सारे टर्म को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कीजिए तो साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, cos थीटा। वेरी गुड सर, cos थीटा अपॉन cos थीटा, सर 1 अपॉन cos थीटा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ आइए सर, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा को दोस्तों cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ सर, साइन बाई कॉस आपको मालूम है कि tan थीटा होता है, तो हमने लिखा tan थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया दोस्तों, तो क्या बचा 1, और 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है ना फ्रेंड्स, तो हमने सेक थीटा लिखा। सर cos से cos कट जाएगा तो 1 आएगा। सर साइन बाई कॉस tan थीटा होता है और 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कौन सा पैटर्न मिल गया, ऊपर वाला पैटर्न मिल गया ना दोस्तों। तो बस यही अंतर था, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर साइन कॉस में आता है ना, तो आप चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं बन पाता है, इसी वजह से हम इसको कॉस थीटा से या फिर ईच टर्म को साइन थीटा से, अगर इनकेस अगर साइन थीटा से हर एक टर्म को डिवाइड करते तो ये पैटर्न बनता। अब ये बराबर ये प्रूव करना था, ठीक है ना। अब ये बराबर आ गया, तो अब इसको अरेंज कर दीजिए। देखिए पहले क्या है दोस्तों, सेक थीटा है, फिर tan थीटा है, फिर -1 है, तो हम इसी को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले मैंने लिखा यहाँ पे सेक थीटा, फिर प्लस का tan थीटा है तो हमने प्लस का tan थीटा कर दिया, और नीचे में कैसे भी लिखी उससे कोई मतलब
नहीं है, मेन मेरा ऊपर का पैटर्न होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं आगे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब बताइए 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नीचे को अब डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों, नीचे बस लिखते चलो, अपने आप तुम देखोगे कि ये कट पिट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं बोर्ड को रफ करूँगा, मिटाऊँगा दोस्तों, क्योंकि जगह कम है। ध्यान दीजिएगा सर ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, उस फार्मूला का यूज़ कीजिए। सर ये था मेरा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये एक टर्म था, और यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला पढ़ चुके ना दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। नीचे में आ जाओ, नीचे में है 1 प्लस टैन थीटा माइनस का सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेक प्लस टैन थीटा, यहाँ भी सेक प्लस टैन थीटा, तो आपने क्या देखना है सर, सेक प्लस टैन थीटा तो दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन है तो कॉमन निकालो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। अब ये टर्म यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा कितना 1, ये टर्म निकल गया तो माइनस है तो माइनस देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा ना दोस्तों, तो माइनस का सेक थीटा और प्लस का टैन थीटा, ये आएगा ऊपर में। नीचे में था 1 प्लस टैन थीटा माइनस का सेक थीटा, ये आएगा नीचे में। अब ध्यान से देखिए सर, पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 1, प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि सर नीचे वाले टर्म को तो डिस्टर्ब ही नहीं करना रहता है, यहाँ पर भी नीचे वाले टर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब आपको देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो मेरे पास जो आया है ना, वो आया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो अब आपको आर एच एस लेकर क्या करना होगा दोस्तों, सॉल्व करना होगा। चलिए तो आर एच एस लेते हैं। नाउ आर एच एस बराबर क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। सर रेशनलाइज कर देते हैं, तो सेक थीटा अगर डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ही होगा। और नीचे में देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अभी पढ़ चुके थे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाई 1, और ये फाइनली आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो आपने क्या देखा दोस्तों, LHS किसके बराबर, RHS के, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये होता है दोस्तों प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि अगर टीचर कोई है ना आपको अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहा है तो उसका मेन इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए आए बोर्ड पर धराधर क्वेश्चन अपने सॉल्व कर दिया, नहीं, वैसे नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, वो सही तरीका नहीं है मेरे अनुसार। आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के थ्रू आप कितना चीज़ सीखें, वही टीचर कहलाता है दोस्तों, है ना। फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है, सोचने वाली बात है कि आप लोग जो भागे पड़े हैं इधर उधर परेशान है, अरे मत परेशान होइए, ठीक है ना। जितना भी मैं करवा रहा हूँ ना, है ना, वो सब आप ही के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ रहे हैं, 121 से ऊपर वीडियो से 130-40 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अभी तक, मजाक थोड़ी ना है दोस्तों, है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो है वो मैं फोकस कर पा रहा है कैमरा, तो फोकस, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं फोकस करके दिखाना चाहूँगा आप लोग को कुछ। हाँ, अब ये फोकस कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 30 देख रहे होंगे, है ना, वो है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 7 centimeter. Now construct another triangle whose sides are 2 by 3 times the corresponding sides of the first triangle. और भी ऑप्शन में है कि draw a pair of tangents to a circle of radius 3 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree.
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप पूरे सीरीज़ में देख लीजिए, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद मैं 31 नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। तो आपको यहाँ एरिया निकालना शेडेड रीजन का। क्वेश्चन नंबर 32 में है प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। फिर एपी का क्वेश्चन है, फिर आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो भी करवा रहा हूँ वो जेन्युइन तरीके से करवा रहा हूँ। अगर जो लड़के ढंग से मेरी क्लासेस को अगर देखते आ रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं वाकई में आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 29 था, आप बोलेंगे सर क्या ये भी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से पूछा गया था? तो मैंने बोला ठीक है सर, नोट कीजिए आप लोग खाली नोट कीजिए। 578 पेज नंबर खोलिएगा, जो अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी करवाया है, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22 से ये क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 22, है ना। अब देखिए, है ना, आपको सारा मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप एक बुक आर.एस. अग्रवाल इज़ वेरी मच सफिशिएंट, ठीक है ना। अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं ना तो आपको कोई जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 30 नंबर जो है कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। नाउ कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स द corresponding साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। चलिए दोस्तों, तो पहले मैं एक रफ फिगर खींच लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा रफ फिगर है, ये मैंने कह दिया सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मैंने इसे 6 सेंटीमीटर लिया, ए बी को मैंने 5 सेंटीमीटर लिया और ये 7 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट कीजिए जो 2/3 टाइम्स है corresponding साइड्स का। तो मान लेते हैं ये corresponding साइड बी सी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका 2/3 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। तो 2/3 टाइम्स। अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होता है क्वेश्चन, है ना। पहला कि सर जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा ना दोस्तों वो इस ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर में बनेगा, लेकिन जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से तो जो सिमिलर ट्रायंगल बनता है वो इस ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो आइए मेरे साथ कंस्ट्रक्शन सीखिए कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है सर ट्रायंगल को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको BC 6 सेंटीमीटर खींच लेना है। तो मैं पेन और मार्कर से ही सॉल्व करूँगा, मेरे पास तो स्केल है नहीं दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये BC मेरा है 6 सेंटीमीटर का। चलिए बहुत बढ़िया बात। सर अब आपको AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, आपका जो सर कंपास है ना, कंपास से आप स्केल का लेंथ 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, और बी पे रख कर एक आर्क कट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आर्क कट किया 5 सेंटीमीटर का। ये AC बराबर कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर। फिर से कंपास से आप मेज़र कीजिए AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर और C पर रख कर एक आर्क कट कीजिए, तो इस तरह से कट होगा। अब आप दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया, तो ये आपका वर्टेक्स मिल गया दोस्तों A, है ना। ये आपका जो है ओरिजिनल ट्रायंगल है। अब क्या करना है आपको कि बी पे जो है एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना रहता है। क्या करना रहता है? एक्यूट एंगल। अब सीखिए मेरे साथ कि एक्यूट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर से कंपास लिए बी वर्टेक्स पे एक सेमी सर्किल कट करेंगे। तो जैसे ही सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा सिचुएशन। आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे रखिए, पहला कट करते हैं तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री, दूसरा कट करते हैं तो 120 डिग्री, लेकिन आपको तो एक्यूट एंगल चाहिए तो 60 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, देख ले रहा हूँ कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं। स्टूडेंट सब कुछ सही चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। सर ये तो हो गया कि आपने बता दिया सर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको फोकस करना है जो आपका फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में कितना पार्ट है? आप बोलेंगे सर 3 पार्ट है। अब अपने मन से फिर से एक अपने आर्क का एक सफिशिएंट लेंथ ले लीजिए कंपास का, ठीक है ना। अब उसको बिना हिलाए डुलाए बी पे रखकर पहला कट,
फिर दूसरा कट और फिर तीसरा कट। तो मैंने एक कट मारा, दो कट मारा, ये तीसरा कट मारा, तो इसका ये बी हो गया ना। तो यहाँ पे सुंदरता के लिए B1, B2 और B3 कर दीजिए। ठीक है, अब इस लास्ट वाले पॉइंट को इस सी वर्टेक्स से मिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, मिला दिया मैंने, बहुत बढ़िया बात। अब आइए इसके न्यूमरेटर पार्ट पे। तो न्यूमरेटर पार्ट कितना है, 2 है। तो पहला डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न, इसका मतलब इस B2 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना रहता है इस BC लाइन के। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, सीखिए। सर अपने मन से फिर से एक आर्क को एडजस्ट कर लेंगे, जितना आपका मन करे उतना कर लीजिए। ठीक है, फिर एक कट लगाएं और फिर यहाँ पर लेके एक कट लगाएं। देखिएगा ध्यान से, एक कट फिर 2 कट, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। अब आपको क्या करना है कि कंपास से इस एंगल को मेज़र कर लेना और यहाँ रख कर आपको एक आर्क ऐसे कट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे कट करेंगे तो ये रहा आपका। ठीक है दोस्तों, पैरेलल हो गया ना। ठीक है, अब अगर ये C है तो ये वर्टेक्स आपका मिलेगा C'। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर ऊपर नहीं लिखना चाहते तो नीचे लिखिए C'। तो B2C' आपका क्या आया, B2C' ये पैरेलल हो गया सर B3C के। कैसे? तो आप देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है। आप बात समझ रहे हैं ना। अब यही काम आपको करना है C' से इस AC लाइन के पैरेलल। तो आपने जो है ना आर्क बना रखा था, ठीक है ना, उसी आर्क को आप दोबारा यहाँ से रिपीट कीजिए। C पे रखिए, एक कट कीजिए और फिर इस C' पे रख कर एक कट कीजिए, है ना। फिर इस एंगल को आप मेज़र कर लीजिए और यहाँ से रखकर इसको आप ऐसे कट कर देंगे। तो जैसे ही कट करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा आपका A है तो ये A' एंड A', B और C', दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल कौन सा, A', B और C' इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है ना, ये होता है तरीका दोस्तों कंस्ट्रक्शन का। बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। पहले इसका जो और का ऑप्शन था वो भी मैं देख लेता हूँ। कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो सर एक सर्कल, एक रफ फिगर बनाते हैं, ये इसका सेंटर है। तो कहा गया कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि सर ये रेडियस जो है ना ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इधर भी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर क्योंकि इधर भी तो रेडियस है। अब यहाँ पे मैंने A नाम दे दिया, इसका नाम B दे दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए जो इंक्लाइंड ईच अदर हो, कितने डिग्री पे दोस्तों, 60 डिग्री के एंगल पे। तो अब 60 डिग्री का एंगल आपको बनाने आना चाहिए। सर इस O पे कंपास को रखेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे रख के अगर मैंने पहला कट लगाया तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको इस सवाल को प्रोसीड करना था। तो मैंने रफ फिगर खींच दिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया ट्रायंगल वाला कहानी। अब सर्किल पे आइए, सर्किल का कंस्ट्रक्शन भी सीख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली सर हमको ये ड्रॉ करना है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट तो जब भी ड्रॉ होगा तो ऐसे जाएगा दोस्तों और यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। यही आपका हो जाएगा AT और इसका नाम दे दीजिए C, तो TC। ये रिक्वायर्ड टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो सर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 सेंटीमीटर का कंपास से आप नाप लीजिए रेडियस और एक बार सर्किल बना दीजिए। तो मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस है ना, ये और ये। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम मैंने B दिया। अब O पे रखे, है ना, अपने सफिशिएंट लेंथ का आर्क ले लीजिए, एक सेमी सर्किल बनाइए। तो अगर आप सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा दोस्तों, ये रहा आपका, है ना, कट किए पहला तो 60 डिग्री का एंगल। तो ये 60 डिग्री का एंगल पे कट किया। चलिए सर ये मेरा हो गया 60 डिग्री का एंगल। यहाँ तक आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट मिला है दोस्तों, ये मेरा पॉइंट मिला है कितना, C। अब देखिए
अब दोनों पे क्या करेंगे सर, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा सर, 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप बताएंगे क्या, हम कहें बिल्कुल, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, प्रोसीड कीजिए। अब कंपास के नीडल को सी पॉइंट पर रखिए और फिर से एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए। तो देखिए ऐसा आएगा, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ठीक है ना, थोड़ा सा ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे रखे, पहला कट किए 60 डिग्री, दूसरा कट किए 120 डिग्री, यहाँ से कट करेंगे 60 डिग्री से तो 90, 120 से तो फिर 90। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सेंटर से लाइन। तो ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हुआ, ठीक है। सेम प्रोसेस आप ए पॉइंट पे करेंगे। सर इसको थोड़ा सा आप प्रोसीड कीजिए। अब यहाँ से एक पहले सेमी सर्किल खींचिए, है ना। यहाँ पे रख कर अगर पहला कट करेंगे 60, दूसरा कट करेंगे तो सर 120, फिर यहीं से रख के अगर इसको कट करेंगे, है ना, तो 90, और यहाँ से कट करेंगे तो ये 90, और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, और ये हुआ आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, 80, इसका अच्छा सा नाम दे दीजिए 80, है ना। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अगर जिन लड़कों को परेशानी हो रहा है ना, ठीक है ना, और उनको लगता है कि सर आर एस अग्रवाल है ना, अरे देखो पेज नंबर 522 निकालो दोस्त, ठीक है ना, पेज नंबर 522 और एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। अगर इसमें से कोई भी डाटा अगर आपको मिस किया हो तो आप हमको बताइएगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अरे मूर्ख कहीं के, ध्यान से देखो सर, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना, कौन कौन क्वाड्रिलेटरल बना, TCOA, ये 90, ये 90। अब लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120 डिग्री होगा दोस्तों। तो 90 90 180 अब प्लस 120 जोड़िए, 0 8 2 10 और ये 3, और टोटल क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 ना। अब 360 में से अगर 300 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा ये एंगल। तो देखिए दोनों का दोनों टेंजेंट कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। जिनको लगता है कि सर आर एस अग्रवाल नहीं NCERT से पूछा जाता है, देखो ना यार, सेम डाटा, पेज नंबर 522, एग्जाम्पल नंबर 7। अब इतना अगर कोई टीचर खुलकर बता रहा है तो समझिए कि उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना दोस्तों, है ना। ये 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो का खेल नहीं है दोस्तों, है ना। पढ़ाने में मेहनत लगता है, आप देख ही रहे होंगे कैसे मेहनत लगता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन भी आपको सिखाया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स। तो आप देखिए सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले, है ना, ये जो फिगर है ABCD आखिर ये है क्या। तो सर दो कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट साइड 7 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। नहीं दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ सर। और कहा गया कि दो क्वाड्रेंट के बीच का जो कॉमन एरिया है ना उसको आप निकालिए। इसका मतलब आपको जो शेडेड पोर्शन है ना इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये एक लीफ है ना। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं लीफ का एरिया कर है ना आपको सिखाऊंगा कि सर यहाँ तो अभी एक पत्ती देख रहे हैं ना, है ना, कई बार तो 4 पत्ती आ जाता है, नहीं। तो चलिए इस लीफ का एरिया निकालना है, ठीक है ना दोस्तों, DQBPD का। कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए कि सर, है ना, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट होता है ना, ये देखिए इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको सेक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, है ना, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है। और एरिया अगर किसी क्वाड्रेंट का बोलता है दोस्तों तो कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर आप इसको विजुअलाइज कीजिए तो ऐसे फिगर में सिमेट्रिसिटी का हम लोग अप्रोच लेते हैं, है ना। सिमेट्रिकल फिगर है, डायगोनल के जैसा इस साइड फिगर है, डायगोनल BD के वैसा ही उस साइड फिगर है।
तो अगर आप एक तरफ का एरिया निकालते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसके साथ आपको डील कर रहा हूँ और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है ना। और जो वीडियो स्किप करते हैं तो उसका जीवन ही स्किप हो जाता होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। वैसे पढ़ा नहीं जाता है ना। ध्यान दीजिएगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर अगर इस क्वाड्रेंट का देखो ए बी पी डी है ना और ए, अगर इस क्वाड्रेंट के एरिया में से है ना इस ट्रायंगल के मैं एरिया को घटा दूं तो उस साइड डायगोनल के उस साइड का सेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। और सेम प्रोसेस ये इधर भी है कि इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो डायगोनल के इधर का सेडेड पोर्शन निकल जाएगा ना। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप एक ही प्रोसेस को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। सिमेट्रिसिटी है, जैसा इस डायगोनल के इस साइड फिगर है वैसा ही डायगोनल के उस साइड फिगर है। तो आपको करना है क्या चीज़, 2 टाइम्स कर कर आपको कर देना है सवाल को ख़त्म। एक लाइन में ही मेंसुरेशन का मैं सवाल कहता हूँ ना बनाने के लिए। तो आप सॉल्यूशन करेंगे सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये सवाल यहीं पे ख़त्म, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी घटा दें, अगर इस क्वाड्रेंट का नाम देना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों। क्वाड्रेंट का नाम हो जाएगा ए बी पी डी, और इसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं, क्या दिक्कत है, 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस तो हो गया सर 7 इंटू 7। अब बटा भी 4 भी तो होता है ना, तो 4 तो नीचे में रहेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा सर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, बेस भी 7 और हाइट भी है ना, क्योंकि अगर इधर 7 है तो ऑटोमेटिकली इधर भी 7 है, तो बेस भी 7 हाइट भी 7, तो 7 इंटू 7। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर इससे ये कटा काट दीजिए सर, 2 से ये कटा, 2 से ये 11 बार में कटा, उधर तो कट ही नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 11 7 जा 77/2 और 7 7 जा तो आप बोलेंगे सर 49/2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलसीएम हमने लिया तो 2 हुआ और ऊपर तो डायरेक्ट घट जाएगा ना दोस्तों, 77 माइनस कितना 49। सर 2 इंटू 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 28 बचेगा, यहाँ 2 से 2 खत्म। आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो आप देख लीजिए सेंटीमीटर में है तो आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सवाल का ये आंसर था। अब आप बोलेंगे सर कि ये एनसीईआरटी में है, तो आप लोग खुद देखिएगा कि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि नहीं। फिलहाल आप आर.एस. अग्रवाल देख लीजिए, है ना, मैं सब दिखा रहा हूँ है ना, कि बोर्ड में है ना आर.एस. अग्रवाल अगर जो लड़का ढंग से पढ़ लिया ना वो तहलका मचा देगा। पेज नंबर है दोस्तों 695, ठीक है ना, और एग्ज़ाम्पल नंबर है क्या 6, है ना। तो अगर आप पेज नंबर 695 निकालते हैं और एग्ज़ाम्पल नंबर 6 निकालते हैं तो आपको ये हूबहू सेम डाटा सेम वैल्यू के साथ आपको पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। और किन्हीं लड़कों को लगता है कि सर है ना ऐसा हो सकता है क्या, तो देखिए जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो वहाँ पे मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन VVI में लगाता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ लाइव, ठीक है ना, ताकि आप लोग भी समझें कि सर मैं क्या पढ़ाता हूँ और क्या नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। ये अभी क्वेश्चन विजुअल होगा थोड़ा देर में, देखिए दोस्तों, है ना। सबसे पहला आप VVI क्वेश्चन देख रहे होंगे, अगर कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए कितना फटा पुराना किताब है मेरे पास, समझ रहे हैं ना, है ना, ये नया बुक तो है नहीं। तो एक एग्ज़ाम्पल नंबर मैंने 1 VVI किया था, है ना, उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या एग्ज़ाम्पल नंबर 2 VVI है। फोकस कर रहा है दोस्तों, हाँ अब फोकस कर रहा है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 VVI है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। क्या एग्ज़ाम्पल नंबर मैंने 3 VVI कर रखा है, आपने बोला नहीं सर, है ना। आगे बढ़िए तो यहाँ देखिए, क्या एग्ज़ाम्पल नंबर 4 VVI है, आपने बोला यस सर। क्या एग्ज़ाम्पल नंबर 5 VVI है, तो आपने बोला नहीं सर। क्या एग्ज़ाम्पल नंबर 6 VVI है, क्या एग्ज़ाम्पल नंबर 7 VVI है, तो आप बोलेंगे हाँ।
और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन, पढ़िए आप। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। और सेम देख लीजिए, सेम डेटा सेम वैल्यू 28 सेंटीमीटर के साथ। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए क्या मैंने कहीं VVI लगाया है ये नहीं, ये तो क्यों लगाए, पूछेगा ही नहीं तो, है ना। तो जो पूछेगा है ना वो मैं लड़कों को ऑफलाइन में बता देता हूँ कि सर आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को मैं डिस्कस करूँगा, है ना। इसलिए वीडियोस को देखो, जब तक देखोगे नहीं यार सीखोगे नहीं, है ना। ना कोई पैसा देना है ना कुछ देना है ना। तो भाई पढ़ो मन लगा के, है ना। एक मिनट फोकस कर लो। यस, राइट नाउ इट इज़ गुड। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखता हूँ दोस्तों, 33, है ना। ध्यान दीजिएगा। आइए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि सर प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। मैंने बता रखा है कई बार आपको रियल नंबर कि सर रियल नंबर जैसा मैं पढ़ा रखा हूँ सारा कुछ वहाँ पे ये सब चीज़ बताया था कि सर आपके एग्ज़ाम में √3, √5, है ना, √7, √11 ये चार में से एक जो होता है विदाउट, है ना, माने कि मोनोमियल टाइप का, जैसे ये एक टर्म है ना, तो इसमें से √2, √3, √5, √7, √11 इन पांचों में से एक की संभावना रहती है। और देखिए पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो सर इसको बनाने का क्या तरीका था, तो आप मेरे साथ सर सॉल्व करें या वीडियोस को पॉज करके खुद से आप देखें कि आप बना पाते हैं कि नहीं। हमने बोला था कि सर ऐसे सवाल में हम लोग पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि √5 एक रैशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ तक बोलिए दोस्तों, है ना। एंड लेट कर लेंगे इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b, वेयर, है ना, रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, वेयर a and b आर इंटीजर्स having no common factor other than 1। ठीक है दोस्तों। एंड एक कंडीशन और होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसे करवा रखा है कि सर मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हमने मान लिया a/b है, जहां a और b इंटीजर्स हैं, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट करते हैं कि नाउ √5 बराबर a/b। अब यहाँ पे स्टेप था कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट। आइए दोस्तों स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा ना, तो और इधर हो जाएगा a² / b²। अब इस b² को इधर शिफ्ट करना रहता है ना, तो 5b² बराबर a²। यहाँ तक किसी लड़के को कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो नहीं। अब इसके बाद ही मेन था, यहाँ से लिखना था कि सर पहले आप लिखते हैं कि सर जिसके साथ ये नंबर 5 है b² से, तो उसको डिवाइड करेंगे, मतलब 5 डिवाइड्स b², है ना। 5 अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो a² को डिवाइड करेगा ना दोस्तों, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स करेगा किसको, a² को। अगर 5 डिवाइड किसी कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a। अब यहाँ पे रीज़न आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स करता है सर किसको, 5b² को। और यहाँ पे आप रीज़न लिखते हैं कि सर सिंस 5 एक प्राइम नंबर है, सिंस 5 इज़ अ प्राइम, और 5 डिवाइड्स कर रहा है किसको दोस्तों, a² को, एंड 5 डिवाइड्स a² को। इसका मतलब कि 5 डिवाइड, दिस इम्प्लाइज दैट कि 5 डिवाइड्स करेगा a को भी। ये रीज़न लिखना था यहाँ पे। और अब आपका कहानी
ख़त्म हो गया। यहाँ से अब आप a का वैल्यू जो है वो मान लेंगे कि लेट a बराबर 5c फॉर सम इंटीजर, है ना। ये बहुत प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको करवा रखा है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे जो आपका 5b² बराबर a² था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना था और इसी a के जगह पे 5c पुट कर देना था। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए। पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आइए फ्रेंड्स फर्स्ट वाला देखिए ध्यान से। तो आप बोलेंगे सर कि 5b² बराबर, यहाँ अगर a का वैल्यू 5c डालिएगा तो इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 5b² बराबर 25c²। कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर कटता है तो काटेंगे दोस्तों। तो फाइनली आपका आता कि सर b² बराबर आ गया 5c²। बोलिए कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस 5 को इधर लाएं और करके लिख दीजिए अगर आपको दिक्कत हो तो, है ना। अब देखिए ये 5 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा किसको? b²। सेम जो प्रोसेस इधर था वही लिखना है ना। बस इसी को छापते चलो कि 5 डिवाइड्स करेगा सर किसको? b² को। और यहाँ रीज़न क्या लिखोगे? चूँकि 5 डिवाइड करता किसको सर? 5c² को। अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। और रीज़न, सिंस 5 इज़ अ प्राइम एंड 5 डिवाइड्स कर रहा था दोस्तों किसको? जैसे यहाँ लिखे थे a² को, तो उसी तरह से 5 डिवाइड करेगा किसको? b² को। 5 डिवाइड्स b², दिस इम्प्लाइज दैट कि 5 डिवाइड करेगा सर किसको? b को भी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। दस अब आप लोग क्या लिखेंगे सर कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है ना। जबकि हम पढ़ चुके हैं सर कि, है ना, 1 के अलावा इस a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया a और b का। इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हाँ, और कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए राइज हुआ? क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था? एक रैशनल नंबर, है ना। बस आप इसके बाद बाकी वो स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो वो स्टेटमेंट, बट दिस contradicts the fact that, एक मिनट दोस्तों, that a and b have no common factor other than 1, hence our assumption is wrong। hence के बाद आप लिख सकते हैं hence the contradiction, नहीं, this contradiction arises, थोड़ा सा लास्ट लाइन हमको याद नहीं है इसलिए बुक से देख के बता रहा हूँ दोस्तों। hence this contradiction arises, है ना, by assuming that √5 इज़ अ रैशनल, ठीक है ना। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ था दोस्तों? क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना था। तो अब लास्ट में बस ये लिखना था कि हैंस √5 इज़ एन इरैशनल नंबर। और ये आपका 3 मार्क्स में हर साल, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको कभी √2, कभी √3, कभी √5, कभी √7, कभी √11। और वहाँ पर भी मैंने एक बताया था आपको कि अगर एक पैटर्न को अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी सब उसी तरह से फैक्ट। अब यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 पुट करते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 पुट करते हैं, यहाँ 7 है तो 7 पुट करते हैं। सेम प्रोसेस, बस आपको लिखने का मैंने एक बताया था कि स्टेटमेंट एकदम कंठ पे याद होना चाहिए। तो आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है ना। और जो लड़के अगर रियल नंबर नहीं देखे हैं वो जाइए रियल नंबर खोजिए प्लेलिस्ट में, सबका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। जिनका जो सेक्शन कमज़ोर है वहाँ से वो सेक्शन को आप पढ़िए, ठीक है ना।
आइए अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, है ना, ध्यान से देखिएगा, एपी का ये अच्छा क्वेश्चन है ना। कहा जा रहा है 33 में, इफ़ 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो सो दैट कि 15th टर्म इज़ 0। तो आपको शो करना है कि 15वां टर्म जो एपी का होगा वो 0 होगा, है ना। क्योंकि मैंने एपी आप लोग को नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ना, तो आप लोग घबराए नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आराम से पढ़ाई कीजिए, है ना। आने वाले समय में मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चूँकि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियोस को पॉज कर इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं ध्यान से। देखो कहा जा रहा है 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन एपी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिखो 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, माने बराबर है 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी। तो आप एक बार बताइए सर, अगर ये 6 टाइम्स है इसका मतलब a प्लस कितना d होता है, तो आप बोलेंगे 5d। अगर ये 9 टाइम्स है ना, और यहाँ 9th टर्म की बात कर रहा है, तो ये a प्लस कितना d आएगा, 8d। अब बहुत लड़का को समझ ही नहीं आ रहा होगा सर कि a प्लस 5d कैसे लिख दिए, ठीक है ना। तो आप देखिए nth टर्म किसी AP का जो होता है फॉर्मूला वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे बोला गया कौन सा टर्म, 6वां टर्म, तो n की जगह पे 6 पुट करो, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करते हो ना, तो यहाँ पे a प्लस कितना d आएगा, 6 में से एक जाएगा तो 5, 5 गुना d कितना आएगा, 5। इसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो जितना भी टर्म बोले उससे 1 d कम, 6 है तो 5d, 9 है तो 8d, क्योंकि हमको सॉल्व करने के बाद तो वही आना है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, पहले कैंसिलेशन कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब 2 इंटू ए करेंगे तो 2a, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10d, 3 इंटू ए करेंगे तो 3a, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24d, है ना दोस्तों। अब ए वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए और डी वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो यह माइनस का ए बचेगा दोस्तों, और 24 में से जब 10 जाएगा तो 14d बचेगा। इसको आपने मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए दोस्तों। नाउ आपसे क्या पूछा गया सर, T15 पूछा जा रहा है ना, और T15 मतलब a प्लस कितना d, आप बोलेंगे सर 14d। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्या आप 14d की जगह माइनस a लिख सकते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप बोलेंगे हाँ सर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कितना आसान था, a से a क्या हो गया, कट गया, तो देयरफॉर T15 का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 0 आया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से मैंने इस सवाल को भी क्या किया दोस्तों, है ना, ख़त्म कर दिया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो डिस्कस करूँगा दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए फ्रेंड्स, है ना, 2020 का सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है ना, सेक्शन सी का, वो है 34, है ना। कहा जा रहा है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है। तो ठीक है सर, ट्राइसेक्शन, बाईसेक्शन मतलब बाईसेक्ट करता है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे अगर मान लीजिए, है ना, कि ये आपकी उंगली है ना, ये देखिए ट्राइसेक्टेड है ना दोस्तों, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तीनों पार्ट क्या है, बराबर बराबर। तो ट्राइसेक्शन में ये होता है। अब बाइसेक्ट मतलब ये देखिए अंगूठा का 2 पार्ट, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, दोनों इक्वल रहते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड टू 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब डिवाइडेड टू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है दोस्तों। अब समझिएगा, कोऑर्डिनेट में जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई फिगर पे फोकस करो, फिगर बनाए, 50% सवाल तो सही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और एक लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है ए, अपने मन से मान ली इस पॉइंट का नाम 3 - 1, और दूसरे का मान लेते हैं दोस्तों 6 और 8, 6 और 8, ठीक है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, तो 2 पॉइंट हमने लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसका ट्राइसेक्शन निकालना है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए डी। अब देखिए ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी,
ठीक है दोस्तों। अब इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कॉमा y1। तो ये जो लेट किए हैं जो ना वो आप लिख लीजिए पहले सॉल्यूशन में। लेट ए का कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -1, बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 6 कॉमा 8, सी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x कॉमा वाई एंड डी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया दोस्तों, डी का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 कॉमा y1। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत नहीं। हेयर आप आराम से लिख सकते हैं कि सर ए सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी बी, ठीक है ना। अब यहाँ मैं 2 केस बनाऊँगा दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ सर कि अगर ट्राइसेक्शन वाला सवाल आता है 2 केस बनाओ, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था और ये मेरा पॉइंट सी है। अगर ट्राइसेक्टेड है मतलब ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपका बस ये फिगर मेन था, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम है 3 कॉमा -1 और इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है 6 कॉमा 8, ठीक है ना। सी का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं था तो x कॉमा वाई माने थे। आप बात बताइए कि ये ए सी कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे 1 पार्ट, तो इधर बी सी कितना पार्ट बच गया। तो देखो बी से लेकर सी इधर कितना पार्ट, 1 पार्ट और 1 पार्ट 2 पार्ट, इसका मतलब इधर 2 पार्ट है। तो रेशियो क्या हुआ दोस्तों 1:2। दिस इज़ योर केस नंबर 1, समझ गए। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अगर आप सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं तो लगाइए फटाफट। सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं तो क्या बोलते थे दोस्तों, सर इस 1 का गुना 6 में 1 × 6 प्लस इस 2 का गुना किस में 3 में, अब बटा रेशियो का सम 1+2। याद है आपको। आप बोलेंगे सर हम तो भूल गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, है ना, कभी जीवन में पढ़े होंगे। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y निकालने का फॉर्मूला था my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही तो है सेक्शन फार्मूला, है ना, जहाँ m का पार्ट 1 है और n का पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैंने m लिखा, फिर x2 से गुना किया, प्लस दिया, n लिखा, फिर हमने x1 से गुना किया, ठीक है दोस्तों, बटा रेशियो का सम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 6 और 3 2 फिर से 6 बटा में 3, तो आप बोलेंगे सर 6 6 12, 12 बटा 3 कट के कितना हो गया सर 4। तो x का वैल्यू यहाँ से 4 निकला और y बराबर, y निकालना है दोस्तों। तो अब 1 का गुना होगा किस में 8 में, तो 1 × 8 और 2 का गुना होगा -1 में और बटा फिर से रेशियो का सम तो 1+2। देखिएगा दोस्तों ये 8 हुआ, ये माइनस का 2 और अपॉन में 3, तो 6 अपॉन में 3 कटा, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया 2, ठीक है। अब आइए, है ना, केस नंबर 2। तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज, क्या लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया था आपके पास 4 और y का वैल्यू कितना आया था 2। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आइए सेकंड पार्ट पे। सर केस नंबर 2 कहाँ डिस्कस करूँ, यहीं डिस्कस कर देता हूँ। आइए केस नंबर 2 फिर से फिगर बनाएंगे दोस्तों, है ना। ये मेरा a था 3 कॉमा -1 के साथ और ये मेरा b था, है ना, 6 कॉमा 8 के साथ। अब ये पॉइंट ले लीजिए आप d, ठीक है। तो अब बोलूँगा सर कि ये एक पार्ट है तो इधर वाला टोटल AD कितना हो गया, देखिए इधर AD 1 और 1 2, तो ये 2:1 के रेशियो में हुआ m:n का। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो अगर यहाँ पे हम x1 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट था x1 कॉमा y1 जो हमने माना था, तो सर 2 का गुना होगा 6 में प्लस 1 का गुना होगा 3 में और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो आप बोलेंगे सर 6 दूनी 12, 3 एकम 3 अपॉन में 3, तो 15 अपॉन में 3, तो यहाँ से 5 आ गया। और अगर y1 निकालेंगे तो सर 2 का गुना होगा 8 में प्लस 1 का गुना होगा -1 में डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब 2 + 1। यहाँ से आइए आगे बढ़िए। तो यहाँ से अगर y1 देख रहे हैं दोस्तों तो 8 दूनी 16 माइनस का 1 बटा 3, तो 15/3, यहाँ से ये गया तो y1 आया 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट का, therefore coordinates of point
डी इज़ x1 कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 5 है, और y1 भी कितना है दोस्तों, 5 ही है। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं सर। 2 इंटू 6 ठीक है, 1 इंटू 3 6 है, 14 12 3 15 बटा 3 5। और अगर y1 निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो 2 इंटू 8 16, और 1 इंटू 1 माइनस, हाँ सही है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, आज मैंने आपको करवा रखा है सेक्शन सी,